चलो, अभी हमने यहां तक देखा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। उसके बाद हमने देखा एक एपैरेचस इस तरीके से, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई किया जा सकता है। इस एपैरेचस का यूज करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय मास रेशियो निकाल सकते हैं। और चार्ज डिवाइडेड बाय मास रेशियो इस एक्सपेरिमेंट से निकाला गया चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q बाई एम या फिर E बाई एम। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, अब चार्ज को फिजिक्स में Q कहते हैं, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो उसको E भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर माइनस E कहेंगे तो प्रोटॉन के ऊपर के चार्ज को E कहेंगे। दोनों के ऊपर सेम ही चार्ज रहता है, बस साइन अलग रहता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। लेकिन अभी हमें प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, पता तो चला है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अब यहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड यानी प्लस, मतलब भले ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर मान लो -5 चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ऐसा कि उसके ऊपर 5 चार्ज है। प्लस या माइनस इसका अभी टेंशन नहीं लेना है। तो चार्ज डिवाइडेड बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें हम बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो एक्सपेरिमेंट करके और कैलकुलेशन करके E बाई एम रेशियो इतना पाया गया। किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। अभी प्रोटॉन की बात नहीं हो रही है। जो तुमको सवाल तुम्हारे जहन में आया था कि जैसे इधर तुमको सिंटिलेशंस दिखे है ना इस राइट साइड को, वैसे इधर भी कुछ हुआ होगा, राइट? तो एक्चुअली इधर भी हुआ है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। दोनों तरफ सिंटिलेशंस दिखाई गई। कैथोड रेज जैसे वैसे एनोड रेज भी है। और याद रहे ये कैथोड रेज है, पहले समझा गया था कि कैथोड से निकल रहे, लेकिन एक्चुअली वो कैथोड से निकलते हैं क्या? नहीं, अंदर जो भरा हुआ गैस है उससे निकलते। यहां पे याद रहे कि E का मतलब है चार्ज और M का मतलब है मास। अब ये हो गया तुम्हारा E बाई एम रेशियो, दिस इज E बाई एम रेशियो। उसके बाद मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोल के, देखिए एक्सपेरिमेंट को याद रखो, पहले कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इससे क्या हुआ? सिर्फ क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो सभी सब्सटेंसेस के अंदर है, मतलब माइनस है या प्लस है पता चला। उसके बाद चार्ज टू मास रेशियो पता चला। उसके बाद अब मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उससे इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पता चला। अब तुमको E बाई एम पता है और E पता है, तो तुम अगर इस E को इससे डिवाइड करोगे तो M मास निकलेगा, राइट? बहुत ही सिंपल है। सो चौथा स्टेप है, तुमने मास निकाला। कैसे निकाला? तुमको ये रेशियो पता होगा, तुमने क्या किया, और ये भी पता है, तो E डिवाइडेड बाय E बाई एम किया, तो M ऊपर जाएगा, E इंटू एम बाई E रहेगा और ये कैंसिल होगा, सो मास निकल आएगा। सीक्वेंस याद रखनी है। अब मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कैसे किया, क्या किया, इसका डिटेल मैथमेटिकल प्रूफ फिजिक्स में। यहां पर हम बस एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखेंगे, थोड़ा डिटेल फिजिक्स ने, मैं बार बार बता रहा हूं, इस चैप्टर में कई सारे डेरिवेशंस है जो अभी हम कर ही नहीं सकते जब तक हमें फिजिक्स की जानकारी नहीं होती, और फिजिक्स में इनके डेरिवेशंस है। तो मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस कूलम इज SI यूनिट। अलग अलग यूनिट में इसकी वैल्यू बदल सकती है, लेकिन SI यूनिट कूलम है, उसमें उसकी वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव। अब इसके बाद हम मास फाइंड आउट करेंगे, है ना? मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड आउट हुआ। मिलिकन का एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया जाता है थोड़ी ही देर में हम देखेंगे उसका सेटअप, लेकिन उससे पहले मास निकाल लेते, राइट? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एज फॉलोज। हमको पता है मास कैन बी रिटन एज ऐसा, E
डिवाइडेड बाय ई बाई एम। ई की वैल्यू कहां से पता चली हमको, कौन से एक्सपेरिमेंट से, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इसकी वैल्यू ई बाई एम रेशियो कैथोड रे ट्यूब से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हमने निकाली। तो इनको डिवाइड करोगे तो मास मिलेगा। अब इनका डिवीजन कर दो, मैं कोई करने वाला नहीं हूँ, कैलकुलेशंस वगैरह तुम ही कर लो। तो ये तुमको मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, फिर से किलोग्राम ऐसा यूनिट है, ग्राम में इसकी वैल्यू आएगी -9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। अब ये सब नहीं याद करना है, बस ऐसा यूनिट याद रखो, बस हो गया। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हेल्प्ड इन फाइंडिंग चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, याद रखना है। तो ये किस तरीके से किया गया था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बहुत ही सिंपल सेटअप है। ऐसा एक बॉक्स लिया है, इस बॉक्स में यहां पर एक होल है, उसके बाद इधर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, इसी को मैं निकाल रहा हूं सिंपल तरीके से, राइट। फिर इधर एक निगेटिवली चार्ज प्लेट है, इसके बाद इधर एक ऐसा स्प्रे है जिससे कि ये देखो इधर ऑयल है, ऐसा इधर ऑयल है ये, और इसको अगर प्रेस करते हो, ये एटोमाइजर बोलते हैं, है ना, बार्बर के शॉप में रहता है, राइट। प्रेस करने के बाद ऐसे आगे छोटे 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 ड्रॉपलेट निकलते हैं, सो ऑयल के ड्रॉपलेट इससे स्प्रे कर सकते हो। इधर तुमने टेलीस्कोप लगाया हुआ है, इस साइड से टेलीस्कोप है, इधर से एक्सरे आ रहे हैं, राइट। इतना है। और ये जो प्लेट है, ये ऊपर वाली प्लेट, यहाँ पे एक स्मॉल होल है जहां से कि ये ऑयल ड्रॉप्स नीचे आ सकते, कंट्रोल्ड वे में, राइट, कंट्रोल्ड वे में। तो क्या हुआ, यहां से इधर आते हैं, और यहां पे प्रिंसिपल क्या यूज किया जाता है, ग्रेविटी इस ऑयल ड्रॉप को नीचे खींचेगी और इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। क्या आता है, निगेटिव चार्ज, इसीलिए, और ये तो प्लेट पॉजिटिव है तो ये उसको ऊपर खींचेगी। सो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्ज, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटी। पहले तो इसके अंदर जो हवा थी, इस हवा को निकाल लिया जाता है, क्यों, क्योंकि हवा बायोंसी अप्लाई करती है, तो ये बायोंसी अप्लाई ना करे इसलिए हवा को निकाल लो। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो तुम बहुत ही आसानी से कुछ कैलकुलेशंस करके कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। जब ये दो फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं तो ये ऑयल ड्रॉप एक्सेलरेट नहीं होता, राइट। एक्सेलरेट कब होगा, जब नेट फोर्स होगा तो, राइट। अब ओवरव्यू क्या कहता है एक्सपेरिमेंट, देखो जरा, सेटअप समझ में आया। मेथड में क्या है, मिस्ट ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल ड्रॉपलेट्स, दे आर फॉर्म्ड एंड स्प्रेड थ्रू टाइनी होल इन द अपर प्लेट। ठीक है, ये टाइनी होल इस प्लेट के ऊपर है, भूलना नहीं। और भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। चलो पहले इधर लेता हूं मैं। हाँ, समझने के लिए बाजू में रहने दो ऐसा, राइट। ये तो ये जो मेन बॉक्स है, ये इसके अंदर कुछ है ही नहीं, राइट, मतलब ऑयल सॉरी वाटर वगैरह ऐसा कुछ भरा हुआ नहीं है। ऑब्जर्वेशन क्या दिखा, द डाउनवर्ड मोशन ऑफ ड्रॉपलेट्स इज व्यूड वाया टेलीस्कोप। इधर से टेलीस्कोप लगाया गया है जिससे कि तुम बारीकी से क्या कर सकते। टेलीस्कोप मतलब दूर वाली चीजों को हम क्या करते हैं, देख सकते हैं जूम करके। माइक्रोस्कोप भी लगा सकते थे लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा जूम होता है, तो ये टेलीस्कोप लगाया है। टेलीस्कोप विथ माइक्रोमीटर आईपीस, इसकी कोई जरूरत नहीं। आईपीस मतलब टेलीस्कोप के अंदर दो दो लेंसेस होते, उनमें से आंख के पास जो रहते हैं उसको आईपीस बोलते हैं, वो टेंशन मत लो। मेजरमेंट, रेट ऑफ फॉल ऑफ ड्रॉपलेट्स मेजर्ड टू डिटरमाइन द मास ऑफ एयर इनसाइड द चैम्बर आयोनाइज्ड बाय एक्सरेज। हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑयल के ऊपर हमने क्या बोला कि निगेटिव चार्ज आता है, कहां से आया, तो इसके अंदर बहुत ही कम एयर है,
एयर बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं, इधर है थोड़ी एयर। तो एक्सरे डालने के बाद क्या होती है, ये एयर आयोनाइज होती है। आयोनाइज होती है मतलब क्या, मान लो यहाँ पर कोई ऑक्सीजन का एटम है, तो आयोनाइज होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को फेंक देता है, तो इसके ऊपर सॉरी ये ऑक्सीजन छोड़ो, मान लो हाइड्रोजन, आयोनाइज होने के बाद ये H+ बनेगा और ये E-, और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले, जो उस चैम्बर के अंदर एयर है उसका आयोनाइजेशन हुआ। किसने किया आयोनाइजेशन, एक्सरे ने, और वो इलेक्ट्रॉन निकल के किसके ऊपर गिर गए, किसको चिपक गए, ऑयल ड्रॉप को। तो ऑयल ड्रॉप के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज एक्विजिशन, इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स एक्वायर्ड थ्रू कोलिजन विद गैसियस आयंस। समझ में आया, अंदर जो गैसियस आयन है उनके साथ ऑयल के ड्रॉपलेट कोलाइड हो रहे हैं और ऑयल के ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज आ रहा है। मोशन कंट्रोल, मतलब जो ऑयल के ड्रॉपलेट की मोशन है वो कंट्रोल कैसे की जाती है। चार्ज ड्रॉपलेट्स फॉल कैन बी रिटार्डेड, एक्सेलरेटेड और मेड स्टेशनरी बेस्ड ऑन चार्ज वोल्टेज अप्लाइड। हाँ, अब क्या है, ये ऑयल का ड्रॉपलेट है, इसके ऊपर ग्रेविटी ऐसा फोर्स लगा रही और ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। अब तुम क्या कर सकते हो, इस प्लेट के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई किया है इसको ना ऐसे बैटरी लगाई होती है, तुम इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा, अगर कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऑयल को ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं या फिर नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं। नीचे की तरफ का फोर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम ऊपर के फोर्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो फोर्स के ऊपर क्या डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के ऊपर क्या डिपेंड करती है, वेलोसिटी। इसका मतलब हम ऑयल ड्रॉपलेट की मोशन कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि रिमोट से हम कार का मोशन कंट्रोल कर सकते हैं वीडियो गेम में, वैसे ही फील्ड के स्ट्रेंथ से हम क्या कर सकते हैं, मोशन ऑफ द चार्ज कंट्रोल कर सकते हैं। क्या पाया गया इस एक्सपेरिमेंट में, पाया क्या गया, मैथमेटिक्स तो हमको अभी नहीं है। एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इफेक्ट्स ऑन द ड्रॉपलेट ऑफ द मोशन। ये करने के बाद मतलब केयरफुल मेजरमेंट किए, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज करने पर मोशन किस तरीके से अफेक्ट हो रही है, इसको देखा गया। तो ये पाया गया कि कोई भी ड्रॉपलेट हो, वहां पे कई सारे ड्रॉपलेट है, अलग अलग कैलकुलेशन करने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज पाया गया, इसके ऊपर जो पाया गया, अलग अलग चार्ज पाए गए, लेकिन हर एक चार्ज E के मल्टीपल में है। एक फिक्स वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऑफकोर्स माइनस है ना, इसी के मल्टीपल में है। मतलब यहां पर E है तो इसके ऊपर 2E चार्ज है, इसके बीच वाला चार्ज नहीं है। 2E मतलब क्या, 3.2 इंटू 10⁻⁻19, इन दोनों के बीच वाला चार्ज किसी के भी ऊपर नहीं है। मतलब 1.6 और 2 पॉइंट ऐसा किसी के ऊपर भी 2.2 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज किसी के ऊपर भी नहीं है। डायरेक्ट 1.6, उसके बाद 3.2, उसके बाद 4.8, किसी के ऊपर 5E, किसी के ऊपर, मतलब ऑल द चार्जेस फाउंड ऑन द इलेक्ट्रॉन वेयर मल्टीपल्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ E। तो इसका मतलब है कि सबसे छोटा चार्ज E होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, E। हो सकता है ना कि एक ऑयल ड्रॉप के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुआ, दूसरे के ऊपर 2 हुए, इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए होंगे, राइट। इसीलिए इससे समझ में आया n इज इंटेजर एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज n इंटू E। इसकी भी जरूरत नहीं, Q इज इक्वल टू n इंटू E, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ E। सो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है ये फाइंड आउट किया। और E/m रेशियो वो कैथोड रे ट्यूब से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके किया, और इन दोनों से मास भी हमने निकाला। सो इलेक्ट्रॉन का मास पता है, अभी इलेक्ट्रॉन चार्ज पता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव ये भी पता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जैसे तुमने बोला कि राइट साइड को कुछ नहीं हुआ क्या,
तो जैसे इधर परफोरेटेड एनोड यूज किया था, अब यहां पर हम परफोरेटेड कैथोड यूज कर रहे हैं। कैथोड के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, राइट। ये फिर वही, तो पाया गया कि इधर भी सिंटिलेशंस है। तो शुरू में क्या लगा कि ये एनोड से आ रहे हैं, इसलिए पहले इनको एनोड रेज कहा गया, लेकिन बाद में हमको पता है कि इसके अंदर जो गैस है वो आयनाइज होता है, ये प्लस बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो ये इधर और ये इधर। कुछ भी हो, लेकिन परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल करके जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई उसी तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। पहले इनको एनोड रेज कहा गया या फिर कैनाल रेज भी कहते हैं। अब कोई जरूरत नहीं इनको क्या क्यों कैनाल कहते हैं, क्या है, कुछ भी नहीं, बस याद रखो कि इसी तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। वैसे अभी एग्जाम्स में ये हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी को उतना पूछा नहीं जा रहा, राइट। क्यों, क्या हुआ, अरे बहुत बहुत सारे इवेंट्स हुए वहां पर, अब उनकी जरूरत नहीं। बस हमको एक पता होना चाहिए भाई किस तरीके से इन्होंने डिस्कवर किया। जैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया उसी तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। लेकिन याद रहे, गैस बदलने के बाद इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेगा, लेकिन प्रोटॉन जरूर बदलेगा, सॉरी जो पॉजिटिव चार्ज है वो जरूर बदलेगा। इनको अभी तक इन्होंने प्रोटॉन नहीं कहा है, ये एक्चुअली कुछ तो पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि गैस बदलोगे ये हाइड्रोजन है, तो उस हेलियम लोगे तो हेलियम प्लस और इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, लेकिन ये हेलियम प्लस अलग है, एच प्लस अलग है। तो गैस बदलने के बाद ये जो एनोड रेज है इनकी प्रॉपर्टीज बदलती है, लेकिन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज नहीं बदलती। फिर कुछ दिमाग लगा के प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। नाउ द डिफरेंस बिटवीन कैथोड रेज एंड कैनाल रेज यानी एनोड रेज, उन्हीं को कैनाल रेज कहा जाता है। These were believed to originate from cathode। बिलीव्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि अभी ये ट्रू है क्या, नहीं, ऐसा विश्वास होता, ऐसे माना जाता था कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड, एंड दीज वेर बिलीव्ड टू ओरिजिनेट फ्रॉम राइट। लेकिन एक्चुअल है क्या ऐसा, नहीं। उसके बाद कैथोड रेज ट्रेवल टुवर्ड्स एनोड, ये है तुम्हारा एनोड, ये है तुम्हारा कैथोड जो कि है प्लस, ये है माइनस, ठीक है। इधर जाने वाले एनोड रेज, इधर जाने वाले कैथोड रेज, है ना, ट्रेवल टुवर्ड्स एनोड। इनका E बाई एम रेशियो कांस्टेंट है, क्योंकि E भी फिक्स है, M भी फिक्स है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। ये ट्रेवल टुवर्ड्स कैथोड और इनका E बाई एम रेशियो नॉट कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये कोई प्रोटॉन नहीं है एक्चुअली, ये तो आयोनाइज्ड गैसेस के एटम्स है। मतलब हाइड्रोजन रखोगे तो H प्लस मिलेगा, हेलियम रखोगे तो He प्लस मिलेगा, तो ये और ये तो सेम नहीं रहते ना। इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 1 है तो इसके अंदर 2 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिक्स है, राइट। सो एनोड रेज, कैथोड रेज भले ही इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन्स, दे आर ड्यू टू प्रोटॉन। एनोड रेज से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, शुरुआत हुई एनोड रेज से, लेकिन एनोड रेज मतलब प्रोटॉन नहीं है, बस उनसे आगे चल के प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। क्योंकि एनोड रेज मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां से आया, प्रोटॉन से आया, लेकिन ये एग्जैक्टली प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। दीज आर नेगेटिवली चार्ज, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, दिस डू नॉट चेंज व्हेन द गैस इज चेंज, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिस चेंज व्हेन गैस इज चेंज। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स बट दीज आर नॉट प्रोटॉन्स, दीज आर आयोनाइज्ड एटम्स, राइट, ठीक है। अभी याद रखना है कुछ चीजें केमिस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे हम। 1 AMU का मतलब क्या है, उसको हम 1U भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, इसी को कभी कभी डाल्टन भी बोला जाता था। इसकी वैल्यू ये है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब कैनाल रेज की डिस्कवरी हुई, मतलब एनोड रेज की डिस्कवरी हुई, उनके ऊपर स्टडी करके बाद में गोल्डस्टेन नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी फाइनली। कैसे कर दी, क्यों कर दी, अभी टेंशन नहीं लेना। उसी तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी
जेम्स चैडविक ने की, लेकिन उनकी डिस्कवरी करना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि वो न्यूट्रल थे। न्यूट्रल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, वो डेविएट नहीं होंगे। डेविएट क्योंकि न्यूट्रॉन की तरह पहले साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्स रेज का भी पता था, ये एक्स रेज भी न्यूट्रल ही है और वो भी एटम से ही निकलते थे। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद पाया गया ऐसा, एटम के अंदर से जो कुछ भी निकल रहा है, राइट, अलग अलग, या फिर अब छोड़ो, ऐसा ही है। अब बेसिकली क्या है, कुछ नहीं लगाया तो कुछ इधर जाके ऐसे, कुछ इधर जाके ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाओगे इधर प्लस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, ये इधर एनोड का बैटरी ये अलग है, राइट, ये जो भी है ये अलग है, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लगा रहे हैं वो अलग है, राइट, इधर प्लस इधर माइनस। तो प्लस लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन इधर गए और ये कैनल रेज इधर गए, लेकिन स्ट्रेट भी जाने वाले कुछ थे, कुछ तो ऐसा स्ट्रेट भी जा रहा था। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में तब बहुत ज्यादा फेमस थे एक्स रेज, जो कि ये भी न्यूट्रल ही है। तो साइंटिस्ट को पहले लगता था कि ये एक्स रेज है जो कि स्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर न्यूट्रॉन्स भी थे। न्यूट्रॉन भी तो न्यूट्रल है, लेकिन तब पता नहीं था न्यूट्रॉन है बोल के, इसलिए न्यूट्रॉन छुप के रह गए कई दिनों तक, कई सालों तक, उनकी डिस्कवरी जल्दी नहीं हुई। क्यों? ड्यू टू न्यूट्रलिटी, ड्यू टू न्यूट्रलिटी दे वेर हाइडिंग इन द नेम ऑफ एक्स रेज। लेकिन जेम्स चैडविक ने एक न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू इनकी डिस्कवरी की। कौन सी है न्यूक्लियर रिएक्शन? ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है 12th क्लास में समझेगा। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इधर जो एटम रहते हैं वही एटम इधर रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में इधर के एटम और इधर के एटम अलग रहते हैं, न्यूक्लियस में ही चेंज आता है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में ये न्यूट्रॉन पैदा हो रहा था और इससे चैडविक ने इसकी खोज की। कैसे की, उसकी डिस्कवरी हिस्ट्री हम नहीं पढ़ेंगे, कोई जरूरत नहीं। तो बहुत ही सुपरफिशियल, मतलब ऊपर ऊपर से हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खोजे गए, जो कि एटम के पहले, मतलब एटम के पीछे है। डाल्टन ने कहा था एटम सबसे छोटा है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन अब साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। इनको बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम के पीछे वाले पार्टिकल्स, एटम से भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनके बारे में कुछ देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका एब्सोल्यूट चार्ज क्या है, एब्सोल्यूट यानी एसआई यूनिट में क्या है, रिलेटिव चार्ज यानी एक दूसरे के रिलेटिवली कितना है। रिलेटिव अलग रहता है, एब्सोल्यूट अलग रहता है। मान लो ये है 5 किलो, बी है 15 किलो और सी है 25 किलो। ये है इनके एब्सोल्यूट मासेस 5, 15 और 25। लेकिन रिलेटिवली कैसा है, अगर तुम सबसे छोटा जो है इसको अगर 1 मानोगे तो रिलेटिवली इसका है 1, इसका है 3 टाइम्स और इसका है 5 टाइम्स। इसको बोलते हैं रिलेटिव मास। तो एब्सोल्यूट मास इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ये सी मतलब कूलम, इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन का +1.6 इंटू 10⁻⁻, इधर माइनस ही, इसको प्लस नहीं करना है, नहीं तो इसको भी प्लस करोगे, इसको भी प्लस करोगे तो बहुत बड़ा झोल हो जाएगा, राइट। इधर माइनस है, इसका मतलब ये निगेटिव नंबर नहीं रहता, बस छोटा हो जाता है नंबर। न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज है। रिलेटिव चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नंबर -1 है तो इसके ऊपर +1 है और इसके ऊपर 0 है। मास की बात करेंगे हम, किलोग्राम में देखेंगे, ऐसा यूनिट है किलोग्राम, 9.1 इंटू 10⁻31। इसका है 1.67 इंटू 10⁻27। इतना ही याद रखो बस, 1.67, इसको राउंड ऑफ अगर करोगे तो 1.7 हो जाएगा ये, बेसिकली 1.7 इंटू 10⁻27। कैलकुलेशन में हम 1.7 का ही इस्तेमाल करेंगे, 6-7 इतना भी नहीं, ठीक है। न्यूट्रॉन का भी उतना ही है, बस स्लाइटली थोड़ा ज्यादा है प्रोटॉन से, बहुत ही थोड़ा ज्यादा।
उसके बाद रिलेटिव मास की बात की जाए, न्यूट्रॉन को 1 और प्रोटॉन को 1 बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम आता है, 1 डिवाइडेड बाय 1840 नियरली। एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मतलब 2000 टाइम इलेक्ट्रॉन छोटा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये लगभग सेम मास वाले, लेकिन 2000 इलेक्ट्रॉन एक साथ आने पर एक प्रोटॉन की तरह मास होता है उनका। सो इलेक्ट्रॉन आर वेरी वेरी लाइट, वेरी वेरी लाइट। तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज समव्हाट ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, बट मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी हाई देन इलेक्ट्रॉन। हाँ ना, देखो वैक्यूम के अंदर ग्रेविटी बिल्कुल काम करती है। तुम्हारा जो सवाल है, मतलब ऐसे कोई रूम है, इसके अंदर जो हवा है, इस हवा को निकालना मतलब वैक्यूम क्रिएट करना। मतलब तूने हवा को निकाल दिया तो बहुत ही कम हवा रहेगी, जीरो होगी या फिर बहुत कम रहेगी, मतलब वैक्यूम है ये रिलेटिवली। तो वैक्यूम है इसका मतलब है ग्रेविटी गायब हो गई, ऐसा नहीं है। ग्रेविटी तो इसके नीचे जो अर्थ है उसकी वजह से है ना, तो अर्थ तो कहीं चली नहीं गई। और इसके अंदर जो भी मास हमने रखा, ऐसा कोई बॉल यहाँ पे रखा, तो ये बॉल को तो ग्रेविटी नीचे खींचेगी, हवा का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, हवा हम इसलिए निकाल देते हैं कि हवा जो रहती है, ऐसा छोटा पार्टिकल है ये ऐसा नीचे आने के बाद इस हवा के साथ कोलाइड कर सकता है ना, तो इसकी मोशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसकी मोशन सिर्फ ग्रेविटी और इलेक्ट्रिसिटी दो ही फोर्सेस से कंट्रोल होनी चाहिए, इसलिए हवा के पार्टिकल को निकाला जाता है। अब बड़े बड़े जैसा बॉल है, बॉल जैसे हेवी पार्टिकल को हवा उतना डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन ऑयल जैसे छोटे छोटे पार्टिकल को कर सकती है, राइट। इसलिए कई बार वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। अब ये जो कैथोड रे ट्यूब है उसमें वैक्यूम अलग ही चीज के लिए क्रिएट किया जाता है, क्योंकि अगर हवा अगर बहुत ज्यादा है तो कैथोड रे ट्यूब मतलब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ये ट्रैवलिंग अच्छे से नहीं होता, बहुत ज्यादा कोलिजन हो जाते हैं फिर एक दूसरे के बीच ही, इसलिए हवा को कम किया जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इतना तो समझ में आया। लेकिन कौन कौन कहाँ पर है, इनकी अरेंजमेंट कैसी है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, राइट। हर एक का काम क्या है, कौन न्यूक्लियस के अंदर है, क्या न्यूक्लियस है भी या नहीं, इनकी अरेंजमेंट, यानी एटम के अंदर ये कैसे होंगे, मतलब एटम कैसे दिखता होगा, उसको बोलते हैं मॉडल्स ऑफ एटम। एटम कैसे होगा, तो इसके ऊपर कई साइंटिस्ट ने काम किया है। उनमें से प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है थॉमसन का मॉडल, थॉमसन्स मॉडल, क्योंकि जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। एक तो याद रखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये थॉमसन ने डिस्कवर किया, ये गोल्डस्टेन ने किया और ये चैडविक ने किया। ठीक है, इतना भी टेंशन नहीं लेना है, इसके ऊपर कोई पूछते नहीं आजकल, बस पता होना चाहिए हिस्ट्री। थॉमसन के बाद एटम के मॉडल के ऊपर किसने काम किया, रुदरफोर्ड। उसके बाद काम किया बोर, और बोर के बाद फाइनल जो एटम का मॉडल आता है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। एक्चुअली हमारी केमिस्ट्री में 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री में ये दो मॉडल ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे, उससे भी ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने वाले हैं हम। लेकिन ये क्यों पढ़ रहे हैं फिर, बस हिस्ट्री पता होनी चाहिए, किस तरीके से साइंस में किसी चीज़ का इवोल्यूशन होता है, साइंस का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक टेम्पर कैसे होता है। कोई मॉडल तुमने बताया तो उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। साइंस और रिलीजन, इसमें यही तो डिफरेंस है। रिलीजन में क्या है, कोई चीज़ एक बार मान ली तो उसको रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन साइंस में हाँ ठीक है तुम बताओ क्या है, चलो ऐसा ऐसा है, लेकिन अगर उसमें कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखाई दिया तो उसको रिजेक्ट किया जाता है इसके अगेंस्ट। तो थॉमसन, ये सब एक दूसरे के स्टूडेंट ही थे। थॉमसन ने मॉडल बताया, रुदरफोर्ड ने उसका ड्रॉबैक निकाला और खुद का मॉडल बताया, फिर रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक निकाला, किसी ने तो निकाला होगा, वो तो हम बाद में देखेंगे कौन किसने किसका क्या ड्रॉबैक निकाला और क्या नहीं। तो ये चार लोग, ये चार मॉडल्स हैं हमको, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो है, इनको तो बस हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इनके बीच बीच में कुछ बेसिक चीजें भी आती रहेंगी, तो याद रखना है हम पढ़ रहे हैं क्या, ये मॉडल्स ही पढ़ रहे हैं। अब इस चैप्टर में
इसके आगे सिर्फ ये मॉडल ही चलेंगे। और ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर कुछ चीजें दो चार है, शेल, सब शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर है। ज्यादा डिटेल में ये वाला मॉडल और ये वाला मॉडल, ये दो है हमको। शुरू करते हैं पहला मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल। उसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, रेजिन या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। बस कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि वह एटम ऐसा स्पेरिकल है पूरा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरा ऐसा फैला हुआ है, पूरा ऐसा पूरा स्प्रेड है, ऐसा पूरा, मतलब पूरा, जैसे कि ऑरेंज कलर है ना पूरा, ये पूरा। और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐसे एम्बेडेड है, एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, पॉजिटिव चार्ज इज कंप्लीटली स्प्रेड, मतलब ये देखो ऐसा कुछ, ये पूरा ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एम्बेडेड है। चलो दूसरा कलर इस्तेमाल करो, ये ऐसा एम्बेडेड है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज के अंदर, तरबूजे के अंदर जैसे उसके सीड्स होते हैं, राइट, काटने के बाद तुमको कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है ना, तो इसीलिए इसको वाटरमेलन जैसा मॉडल भी बोला जाता है। ये रेजिन प्लम पुडिंग, मतलब तुम अगर कभी आइसक्रीम लाओगे ऐसा, तो आइसक्रीम के अंदर ऐसे 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 ये प्लम पुडिंग से रहते, राइट, तो उसी की तरह ये मॉडल है। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर स्प्रेड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर ऐसे, नहीं, ये एक दूसरे के दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिससे कि इनके बीच का रिपल्शन कम हो, यानी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। देखो केमिस्ट्री में एक चीज हमेशा याद रखना है, कोई भी चीज अगर होती है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए स्टेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, और स्टेबिलिटी बढ़ती है मतलब एनर्जी कम होती है, हमेशा याद रखो। हाँ, बार ये फिजिक्स में तुमको धीरे धीरे पता चलेगा, थर्मोडायनामिक्स में वगैरह, एनर्जी कम यानी स्टेबिलिटी ज्यादा। हर प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस किस तरीके से होती है, एनर्जी कम करने के लिए या फिर स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से स्प्रेड है जिससे कि एटम को मैक्सिमम स्टेबिलिटी आई, यानी एक दूसरे से दूर है। उन्होंने बताया कि जो रेडियस ऑफ एटम है या फिर स्पेयर है, रेडियस मतलब क्या है, इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस रहता है रेडियस, तो ये तकरीबन 10⁻⁻10 मीटर है, तुमको पता होना चाहिए। इसको एंगस्ट्रॉम भी कहा जाता है, 10⁻10 यानी एंगस्ट्रॉम, राइट। अगर 10⁻9 है तो नैनोमीटर। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट के कुछ मेरिट्स है, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट, बहुत ही सिंपल मॉडल है। इसके मेरिट्स क्या है कि चलो, इट एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। हाँ, उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर नेगेटिव है, यानी एटम ओवरऑल न्यूट्रल ही है, पॉजिटिव को नेगेटिव कैंसिल कर रहा है। साइज ऑफ एटम भी बताया उन्होंने, 10⁻10 है साइज ऑफ नहीं, ये नहीं, ये गलत बात है। साइज ऑफ न्यूक्लियस थॉमसन के मॉडल से नहीं आई थी, रुदरफोर्ड के मॉडल के अंदर आई थी, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है, थॉमसन के मॉडल का ड्रॉबैक एक ही है, रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो पहले हमको ये एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा, उसके अंदर क्या पाया गया और उससे थॉमसन का मॉडल इनवैलिड कैसे बोला गया। इनवैलिड मतलब सही नहीं है, गलत साबित किया गया। किसने साबित किया, रुदरफोर्ड ने। ऐसा करने के लिए उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो पहला तो मॉडल हमने देखा। हाँ, इसका मेरिट एक बोल सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बस इतना ही मेरिट है। ड्रॉबैक है रुदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। थॉमसन का काम हो गया, थॉमसन के मॉडल का क्रिटिसाइज किसने किया, रुदरफोर्ड ने। कैसे किया देखेंगे। तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं पहले ये देखना पड़ेगा। मैंने बोला ना, डायरेक्ट हम मॉडल नहीं देखेंगे, बीच बीच में जो भी एक्स्ट्रा लगेगा वो भी देखेंगे। तो अल्फा पार्टिकल समझने के लिए हमको रेडियो एक्टिविटी समझनी पड़ेगी। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अगर ऐसे रखने पर इनके अंदर से ऐसे कुछ रेज निकलते हैं स्पॉन्टेनियसली, अलग अलग तरीके से रे निकलते हैं। शुरू में इन रेज के बारे में उतना पता नहीं था, तो 3 तरीके से है।
तो जैसे हम मैथ्स में बोलते लेट इट बी ए बी सी, तो वैसे ही जो ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक अल्फाबेट है, उनके हिसाब से इनको अल्फा पार्टिकल, एक को बीटा पार्टिकल और एक को गैमा रेज बोला गया। ये तीन अलग अलग तरीके से रेज कुछ एटम्स के अंदर से निकलते हैं। सो द इमिशन ऑफ रेडिएशंस या फिर पार्टिकल्स, इनको रेडिएशन भी बोला जाता है। रेडिएशन मतलब निकलने वाले रेज बाय सर्टन एलिमेंट्स, नॉट ऑल एलिमेंट्स, कुछ ही एलिमेंट्स ऐसा करते हैं ऑन देयर ओन, खुद से ही, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इनको कोई हिट कर रहा है वगैरह वगैरह, उनके अंदर से ही निकल रहे, इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। और ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। इन रेडिएशंस को पार्टिकल्स भी कई बार बोला जाता है, पार्टिकल्स। सो अल्फा रेडिएशंस या फिर अल्फा पार्टिकल्स एंड सो ऑन। तो तीन तरीके से रेडिएशंस पाए गए, उनके नाम है अल्फा, बीटा, गामा। इनके ऊपर स्टडी करने के बाद समझ में आया कि ये क्या है, इनकी आइडेंटिटी क्या है, मॉडर्न आइडेंटिटी। शुरू में पता नहीं था, इसलिए इनको क्या बोला गया, अल्फा, बीटा, गामा। लेकिन स्टडी करने के बाद समझ में आया कि अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है। हीलियम, उसके अंदर क्या रहते हैं, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और बाजू में दो इलेक्ट्रॉन घूमते, जो कि आपको धीरे धीरे पता चलेगा पीरियोडिक टेबल में भी, 10th क्लास तक भी कुछ पता ही होगा। हीलियम यानी पहला एटम है हाइड्रोजन, दूसरा एटम है हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम मतलब ये नहीं है, ये तो हीलियम एटम हो गया, लेकिन अल्फा पार्टिकल हीलियम का एटम है क्या, नहीं, हीलियम का न्यूक्लियस है। यानी इसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बचते हैं दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, He2+। सो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। बीटा पार्टिकल्स बाद में पता चला कि कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स है। और गामा रेज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है हम आगे देखने वाले हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन न्यूक्लियर रिएक्शंस में या फिर केमिकल रिएक्शंस में कैसे किया जाता है ना, रिप्रेजेंट, तो इस तरीके से He4 मतलब He है, 4 मतलब इसका मास है, क्योंकि प्रोटॉन का 2 और न्यूट्रॉन का 2, टोटल मास कितना हो गया 4। और सॉरी, मास को इधर लिखेंगे और नंबर को, प्रोटॉन की संख्या को नीचे लिखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा क्यों है, कैसा लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ा आगे हम देखेंगे। लेकिन फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स बोल के एक चैप्टर है, न्यूक्लियर रिएक्शंस रहते हैं उनमें, उसके अंदर पूरा है। तुमको बस यहाँ इतना ही याद रखना है कि ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते, ये मतलब इसका मास है और ये है इसका कुछ प्रोटॉन की संख्या कितनी है नीचे लिखते हैं। या फिर इसको α4 ऐसा भी लिखा जाता है, ये ची लिखो या फिर अल्फा। इलेक्ट्रॉन्स यानी बीटा पार्टिकल्स को B- लिखा जाता है या फिर E0-। तो ये क्या है, इसका मास है, एक्चुअली 0 मास नहीं है लेकिन बहुत कम है, इसलिए मैंने वो बोला ना, इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइटर रहते, इसलिए नियरली 0 लिख देते। और ये है इसका चार्ज, याद रहे ये नीचे जो लिखा है इसका चार्ज है। गामा रेज को ऐसा 0-0 लिखा जाता है, यानी मास भी 0 और चार्ज भी 0। चार्ज कितना है इसके ऊपर, +2 है, इसके ऊपर -1, 0। मास कितना है इसका 4 AMU। याद रहे एक प्रोटॉन का मास 1 AMU रहता है। लगभग लगभग इतना ही मास रहता है न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन रहे या फिर न्यूट्रॉन रहे, 1 AMU। इलेक्ट्रॉन का मास नियरली 0 AMU पकड़ा जाता है। तो इस तरीके से हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, इसलिए इन 2 प्रोटॉन का 2 AMU, 2 न्यूट्रॉन का 2 AMU। हमने अभी देखा AMU क्या रहता है, तो 4 AMU।
हमने देखा कि 1 AMU मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अभी देखा ना हमने ऊपर, ठीक। बीटा पार्टिकल का नियरली 0 AMU है, इसका 0 AMU है। और एक चीज हमको देखनी है, पेनेट्रेशन पावर। पेनेट्रेशन पावर यानी क्या, अगर इन रेज के पाथ में ऐसा कुछ शीट रख देते हैं हम और इधर से रेज को डाल देते हैं हम, तो ये शीट के अंदर कितना पेनेट्रेट कर पाते हैं, और इसके पीछे हम स्क्रीन लगाएंगे। अगर ये रेज इसको पास करके जाते हैं आगे, तो इसके ऊपर कुछ सिंटिलेशन या फिर एक्सरे वगैरह ऐसा दिखाई देगा। तो अलग अलग मटेरियल, अलग अलग थिकनेस के मटेरियल यहाँ पे रख के देखा गया कि इनकी पेनेट्रेशन पावर कितनी है। तो इसकी 1 टाइम है, तो बीटा पार्टिकल की 100 टाइम्स है, इसकी 10,000 टाइम है, यानी इससे भी 100 टाइम्स, राइट। इसका मतलब गामा रेज हैव वेरी हाई पेनेट्रेटिंग पावर। तो ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब रहते हैं उनके अंदर से ये गामा रेज निकलते हैं, और ये गामा रेज इनकी पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए हमारे बोन्स को भी पेनेट्रेट करके ये निकल जाते हैं, और इसलिए वो बोन्स को वगैरह हमारे सेल्स को डैमेज कर पाते हैं। सो दीज आर द गामा रेज विच आर एक्चुअली वेरी डेंजरस, क्योंकि ये इनकी पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। पेनेट्रेट करना मतलब घुसना, किसी चीज के अंदर कितना घुस सकते हो तुम। तो ये तो हो गए अल्फा पार्टिकल कहाँ से आए, कुछ एलिमेंट्स के अंदर से अलग अलग रेज निकलते हैं, उनमें से एक है अल्फा पार्टिकल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड हेवी पार्टिकल्स, बाकी के दो तो लाइटर है। इन अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल रुदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया। रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या है, यहां पर एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो रेडियो एक्टिव है। अब ये ऐसा मटेरियल है कि इसके अंदर से सिर्फ अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, बाकी के नहीं। मैंने बोला रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अलग अलग रेज निकल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों निकले ऐसी कोई बात नहीं, एक भी निकल सकता है, दो भी निकल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। यहां इसमें से सिर्फ अब ये जो है ना, अगर किसी एलिमेंट से 3 रेज निकल रहे, मान लो ऐसा सोर्स है, इसमें से तीनों निकल रहे, तीनों मान लो, ऐसी स्क्रीन है आगे, और हमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो ये ओरिजिनल पाथ है। इस ओरिजिनल पाथ से कौन जाएगा, गामा रेज। बीटा पार्टिकल्स इधर जाएंगे, इधर जाएंगे बीटा पार्टिकल्स, क्योंकि वो निगेटिव है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, और अल्फा पार्टिकल इधर जाएंगे। लेकिन देखो बीटा पार्टिकल का डेविएशन ज्यादा है, अल्फा का कम है। क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हेवी है ना, इसलिए उनको उतना डेविएट नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है। चलो, तो रुदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया, तो यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे। यहां पे लीड प्लेट लगाई जो कि इधर उधर जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। हमको चाहिए स्ट्रेट लाइन में जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स। यहां पे एक होल है जहां से स्ट्रेट लाइन में अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। इनके रास्ते में गोल्ड की फॉइल लगाई, बहुत ही थिन है ये फॉइल, बहुत थिन है, मतलब इतनी थिन कि बस 1-2 एटम रहेंगे, है ना, ऐसे ऐसी फॉइल है ये, इसको ऐसा छोटा दिखाया गया है। इस गोल्ड की फॉइल के अंदर से अल्फा पार्टिकल जाने के बाद ऐसी पूरी बाजू में एक ऐसी सर्कुलर स्क्रीन लगाई गई है, जहां से कि किधर भी पार्टिकल जाए तो सिंटिलेशन दिखाई दे। इस सर्कुलर प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इसके ऊपर फ्लोरोसेंट मटेरियल है, मतलब कोलिजन होने के बाद चमक दिखाई देगी तुमको। तो दिखाई दिया
उन्हें क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए। स्ट्रेट आने वाले अल्फा पार्टिकल इधर कुछ जा रहे, इधर कुछ जा रहे, इधर भी जा रहे, इधर इधर कुछ इधर भी जा रहे, और कुछ तो ऐसे 180 डिग्री से वापस भी आ रहे। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे और उससे क्या क्या कंक्लूजन निकाले रुदरफोर्ड ने, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्त एकदम। यहां देखेंगे हम ऑब्जर्वेशंस क्या है। देखो उन्होंने पाया, रुदरफोर्ड ने पाया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैन पास अनडेविएटेड। अब नीचे दिखाया मैंने, ये गोल्ड फॉइल है ऐसी, कितना भी छोटी करो, कितना भी थिन करो, लेकिन 2-3 एटम तो रहेंगे ही। तो मोस्ट ऑफ द, देखो ये है अल्फा पार्टिकल है ना, इस गोल्ड फॉइल को यहां पे जूम किया है, ज्यादा ये है अल्फा रेस तुम्हारी, ज्यादातर पार्टिकल कैसे जा रहे हैं, सीधे ही जा रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये ऑब्जर्वेशन किया तो इसका कंक्लूजन क्या, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, खुला ही रहना चाहिए। इसलिए तो सभी अनडिवाइडेड जा रहे हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल को अपोज करने के लिए एटम के अंदर प्रोटॉन है, तो इतना अपोजिशन क्यों नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ज्यादातर जगह तो खुली है, या फिर वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए तो अल्फा पार्टिकल को कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। एक्चुअली हमको अब आज पता है कि ऐसा एटम रहता है तो पॉजिटिव चार्ज सिर्फ न्यूक्लियस में इतनी ही जगह पर रहता है, इसलिए जितने भी अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं ये सीधे जा रहे हैं, जो अल्फा पार्टिकल यहां पे आके लग रहा है वही ऐसा डेविएट हो रहा है, उसी को रिपेल कर रहा है ये प्रोटॉन, इसके अंदर जो प्रोटॉन है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। तो थॉमसन का तो यही गलत है, थॉमसन ने क्या बोला कि पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, तो ये पहला ड्रॉबैक है थॉमसन के मॉडल का, थॉमसन मॉडल इसलिए रिजेक्ट हुआ। उन्होंने ये भी पाया रुदरफोर्ड ने कि फेव रेज आर डेविएटेड थ्रू वेरी स्मॉल एंगल्स, बहुत ही कम। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज लाइक अल्फा पार्टिकल्स। हाँ, अल्फा पार्टिकल को डेविएट करने वाला पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन दिखाते हैं, तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पता चला। एक तो सबसे पहले पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस तो एम्प्टी है, और छोटी सी जगह पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियस, उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। अभी तक न्यूक्लियस वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, रुदरफोर्ड ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस वर्ड का इस्तेमाल किया। और बहुत ही कम, वेरी वेरी फेव, 1 in 20,000 डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, मतलब बहुत ही कम रेज तो इतने फास्ट आए लेकिन फिर भी वापस चले गए। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस छोटी जगह पर है लेकिन उसके अंदर पावर बहुत ज्यादा है। तो चार्ज एंड द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस कॉल्ड एज न्यूक्लियस। पावर बहुत ज्यादा है उसके अंदर, मतलब वो सभी पार्टिकल्स को छेड़ नहीं रहा, लेकिन जिसको छेड़ रहा है उसको कंप्लीटली बाउंस बैक कर रहा है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा हेवी होगा, यानी मास इधर उधर नहीं, पूरा का पूरा कहां पर है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस वर्ड का इस्तेमाल भी रुदरफोर्ड ने फर्स्ट टाइम किया। तो थॉमसन का मॉडल रिजेक्ट होता है और ये आ जाता है तुम्हारा न्यूक्लियस का, रुदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। समझ में आया अभी तक? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो भी पार्टिकल न्यूक्लियस को कोलाइड करता है उसको 180 डिग्री से वापस ही जाना चाहिए, नो। जो अब इसको जूम करके देखते, तुम्हारे कहने का मतलब है हर एक पार्टिकल, देखो ये एटम है, मान लो ये न्यूक्लियस से जरा बड़ा निकालता हूं मैं, अब इसके अंदर प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन भी है, जितना भी मास है वो अंदर ही है। तो मान लो एक अल्फा पार्टिकल जो ऐसा स्ट्रेट आता है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी तो इंपॉर्टेंट रहता है ना, वो वापस चला जाएगा। लेकिन जो यहां पर ऐसा आता है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है ना, तो ये इस तरीके से, तुम डेली लाइफ का एग्जांपल भी देखो ना, तो एग्जैक्टली वापस नहीं जाएगा। एक तो कोलिजन भी है और दूसरा रिपल्शन भी है, दो चीजें, राइट। तो अल्फा पार्टिकल थोड़ा थोड़ा रिपेल करेगा, जैसे ही ये करीब आएगा ना, ये इतना डिटेल तो नहीं है, अभी देखो
ये वाले लाइन की बात नहीं हो रही, ये तो कंप्लीट 180 डिग्री से जाएगा वापस, राइट। लेकिन जो ये आ रहा है, जैसे जैसे इसके करीब आएगा ये थोड़ा थोड़ा ऐसा 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 होगा और ऐसा करके ऐसा चला जाएगा, राइट। क्योंकि ये रिपेल यहीं से करना शुरू करेगा, और रिपेल होने के बाद क्या होगा, देखो कैसे रिपेल, इतना तो अभी मैं डिटेल नहीं, देखो ये ऐसा आया ऐसा आया, अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और ये दूसरा वाला देखो, ये स्ट्रेट लाइन मतलब बिल्कुल सेंटर में आने वाला, राइट। ये भी यहां आया, तो इसके ऊपर ये प्रोटॉन कैसा फोर्स लगा रहा है, इधर लगा रहा है। लेकिन इसके ऊपर प्रोटॉन इधर लगाएगा फोर्स, समझ में आ रहा है क्या, ऐसा नहीं लगाएगा फोर्स, क्योंकि इसका सेंटर इधर है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगता है, सेंटर टू सेंटर, उसी डायरेक्शन, मतलब ऐसा लगाएगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, समझ में आया फोर्स। तो इसके ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर ऐसा लग रहा है, इसलिए बस ये रिटार्ड होगा, थोड़ा धीरे 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 स्पीड कम करेगा। लेकिन इसके ऊपर नेट फोर्स इधर लग रहा है, इसलिए ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इसलिए ये वाला पार्टिकल 180 डिग्री से बाउंस बैक नहीं होगा। 180 डिग्री से बाउंस बैक वही होगा जो एग्जैक्टली न्यूक्लियस के भी सेंटर के ऊपर आ रहा है। रुदरफोर्ड के मॉडल से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हमको मिली। उन्होंने बताया कि रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये देखिए थॉमसन के मॉडल में हमने देखा था, वो भी प्रेडिक्शन उन्होंने किया था। रुदरफोर्ड ने एक एक्स्ट्रा चीज हमको बताई, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का रेडियस है 10⁻15 मीटर। इसको 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं और इसको 1 पिकोमीटर बोलेंगे। पिकोमीटर नहीं, सॉरी, इसको 1 फर्मी बोलते हैं, फर्मी। तुमने अगर देखा तो रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस में 10⁵ टाइम्स का डिफरेंस है। मतलब एटम की रेडियस न्यूक्लियस की रेडियस से 1 लाख टाइम बड़ी है। और हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये देखो रेडियस तो 1 लाख टाइम ज्यादा है किसकी, एटम की। तो एटम बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस बहुत छोटा है। इससे हम ये बता सकते हैं कि अब स्फीयर की वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन आर क्यूब। तो रेडियस 10⁵ टाइम है तो वॉल्यूम 10⁵ का क्यूब यानी 10⁵15 टाइम बड़ा है। मतलब बहुत ज्यादा हो गया। मतलब तुमने अगर पूरे फुटबॉल का ग्राउंड एटम को पकड़ लिया तो छोटा सा फुटबॉल जो है उसके ऊपर, उससे भी छोटा न्यूक्लियस है। अगर तुमको इमेजिनेशन करना ही है कि एटम कितना बड़ा है और न्यूक्लियस कितना छोटा है, तो फुटबॉल का ग्राउंड और उसके ऊपर फुटबॉल इतना छोटा रहता है। वैसे तो ये फुटबॉल का ग्राउंड प्लेन है, लेकिन हमारा एटम पूरा स्फेरिकल है। तो रुदरफोर्ड के मॉडल को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो तुमको कुछ ऐसा दिखेगा। बीच में न्यूक्लियस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स है और मास भी है और न्यूट्रॉन भी है। और बाजू में इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाजू में नहीं रह सकते भाई। ये अगर प्रोटॉन है पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे खड़ा नहीं रह सकता यहाँ पे, ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो उसने मतलब ये भी तो सवाल उनके दिमाग में आते हैं, तो वो बोला कि ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है जैसे सूरज के बाजू में प्लैनेट्स घूमते हैं, अर्थ घूमती है। तो घूमने के बाद क्या होता है, क्यों स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि घूमने के बाद क्या होता है, सर्कुलर मोशन बोलते हैं इसको, सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तब उसके ऊपर एक फोर्स लगता है बाहर वाला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ लगता है, और ये इसको इधर जो खींच रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और ये सर्कल में ही घूमता रहता है, नो प्रॉब्लम। तो इलेक्ट्रॉन को अगर प्रोटॉन के बाहर रहना है, थॉमसन के मॉडल में घूमने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो वाटरमेलन के अंदर जैसे एम्बेडेड है उस तरीके से था। अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं किसके अंदर एम्बेडेड नहीं है, स्पेस में लटक रहा है, तो लटक तो नहीं सकता, ये खींच लेगा। इसलिए अगर घूमेगा तो स्टेबल है। जैसे कि अर्थ, सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है लेकिन घूमने की वजह से ये इसके ऊपर नहीं जाती, स्टेबिलिटी है, इसको घूमती रहती है, क्योंकि घूमने के बाद क्या होता है, बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सो रुदरफोर्ड के मॉडल को एक नाम है न्यूक्लियर मॉडल, दूसरा एक नाम है प्लैनेटरी मॉडल, सोलर सिस्टम मॉडल या फिर प्लैनेटरी मॉडल। क्योंकि सोलर सिस्टम में जैसे प्लैनेट्स सूरज के बाजू में
सन के बाजू में चक्कर लगाते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के बाजू में यहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब यहां पे ये डिस्टेंस के बारे में उसने कुछ नहीं बताया कि पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, ऐसा कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन कहीं भी चक्कर लगा सकते हैं, फिक्स डिस्टेंस है ऐसा कुछ बोला नहीं उसने, राइट। सो एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज हेवी मैसिव न्यूक्लियस। देखो स्मॉल है, पॉजिटिव है, हेवी है, मैसिव है, मास भी बहुत ज्यादा है, एट द सेंटर ऑफ द एटम, ऐसा बोला है किसने? रुदरफोर्ड ने। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इसलिए मॉडल इज देयरफॉर कंपेयर्ड विद सोलर सिस्टम। इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर मॉडल, क्योंकि उसने न्यूक्लियस का नाम सबसे पहले इस्तेमाल किया। यह है तुम्हारा रुदरफोर्ड का मॉडल। अब रुदरफोर्ड का मॉडल आया है, इसका भी ड्रॉबैक देखेंगे हम, लेकिन ड्रॉबैक देखने से पहले रुदरफोर्ड के मॉडल से कुछ चीजें बाहर आती है समझने जैसी, जिनको समझ लेंगे हम, जिनका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। याद रहे एटम्स के मॉडल ही चल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ चीजें बेसिक है, अगला मॉडल पढ़ने के लिए बेसिक है, या फिर इस मॉडल से हमको क्या क्या पता चला ये भी है। तो इस मॉडल से आइसोटोप, आइसोबार, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। रुदरफोर्ड के मॉडल का मेरिट क्या है कि उसने न्यूक्लियस की खोज की, न्यूक्लियस की साइज बताई, एटम की साइज बताई। डीमेरिट क्या है वो आगे देखेंगे। डीमेरिट वो तो बाद में मैं एक साथ सबका मेरिट डीमेरिट भी बताऊंगा, लेकिन रुदरफोर्ड के मॉडल से आइसोटोप, आइसोबार, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि रुदरफोर्ड ने क्या बोला कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर है, बाजू में इलेक्ट्रॉन घूम रहे, इतना तो पता है। तो सबसे पहले जो भी एटम है, तो याद रहे एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे, और एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसको हम एटॉमिक मास बोलेंगे। एटॉमिक मास को अगर हमने ए बोला तो Np प्लस Nn, Np इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Nn इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आता है a माइनस जेड। अब a माइनस जेड, ए और जेड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी भी एटम को हम ऐसा रिप्रेजेंट करते, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास। ऐसा सोडियम को अगर हमने लिखा दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक मास, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को सबट्रैक्ट करके, है ना। इधर देखो ये इसी को रीअरेंज किया है ना। Np को इधर लेके जाओ तो a माइनस Np इज इक्वल टू Nn, और इस Np को क्या लिख सकते हो? Z। तो a माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब ही Z होता है। उसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो याद रहे कि टोटल नेट चार्ज ऑन द एटम क्या है? पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज। नेट चार्ज कितना आएगा? मान लो इसके ऊपर प्लस मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर प्रोटॉन है 11 और इलेक्ट्रॉन है 10, मतलब ये प्लस n और ये माइनस 10, इसलिए इनका एडिशन कितना हुआ? +1। सो नेट चार्ज इज नथिंग बट दिस माइनस दिस। अगर ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर प्रोटॉन 8 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, तो प्रोटॉन भी 8 और इलेक्ट्रॉन भी 8 ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लूज करता है एटम, तो कुछ प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन भी करता है। तो ओरिजिनली ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे पता चला? पीरियोडिक टेबल में तुमको धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे जैसे तुम एटम लर्न करोगे। 8th नंबर पर ऑक्सीजन आता है, एटॉमिक नंबर उसका 8 है, तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन भी उसके 8 है। हमने ऑलरेडी, हम देखने भी वाले हैं आगे, पहले मतलब एटम कैसे रहते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, राइट। और अभी तक तुमने पढ़ा भी होगा ये सब। तो इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली 8 है, लेकिन इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 8, और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? 10। तो टोटल नेट कितना हो जाएगा? ये -2। सो नेट चार्ज इज नथिंग बट इसकी संख्या माइनस इसकी संख्या, राइट। देखो, सो नेट चार्ज, इसको हम Q भी बोलते हैं, ये नेट चार्ज,
दिस इज Q. चार्ज इज इक्वल टू Np माइनस Ne, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसको अगर तुम रीअरेंज करोगे, मतलब Ne इधर लाओ और चार्ज को इधर लाओ, तो Ne इज इक्वल टू Np माइनस चार्ज. चार्ज को Q भी लिख सकते हो, हाँ, Np माइनस Q. सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हमने देखा A माइनस Z. उसके बाद हाँ, चार्ज एटम और छोटा चार्ज नहीं, जो भी स्पीसीज है, एटम की बात नहीं हो रही है. एटम है तो चार्ज जीरो, आयन भी तो हो सकता है ना. ये फॉर्मूला सब किसी को भी अप्लाई होगा, एटम को भी और आयन को भी. अब टोटल नेट चार्ज ऑन एटम नहीं बोलना चाहिए, स्पीसीज बोलना चाहिए, क्योंकि एटम के ऊपर तो चार्ज कहता जीरो ही रहता है, कोई भी स्पीसीज हो. हम जब एग्जांपल करेंगे तब तुमको समझ में आएगा, राइट. सब केस न्यूट्रल एटम, अब न्यूट्रल एटम बोलने की जरूरत नहीं, एटम न्यूट्रल रहता है, और जब वो न्यूट्रल नहीं रहता तो उसको एटम नहीं बोलते, आयन बोलते हैं. ठीक है, तो कभी कभार ऐसे वर्ड्स रॉन्ग इस्तेमाल हो जाते हैं. न्यूट्रल एटम पर चार्ज कितना है, जीरो. अब इसकी वैल्यू अगर जीरो कर दोगे तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल ही आती है. इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर. ये सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए, लेकिन एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन का ही मतलब एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब नहीं है, क्योंकि आयन के अंदर ये नॉट इक्वल टू रहेगा. चलो आगे. तो तुम देख सकते हो, मान लो तुम्हारे पास ऐसा सोडियम है, इसके अंदर प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब लूज किया, इलेक्ट्रॉन को एक लूज करता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, प्रोटॉन हो गए 11. तो इनका एडिशन कितना हो गया, ये तो प्लस है, ये तो माइनस है, तो इनका +1, तो इसके ऊपर ऐसा हम +1 चार्ज दिखाते हैं. इसको बोलते हैं हम एटम. और एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है तो उसको हम बोलते हैं कैटायन, कहीं पर कैशायन भी बोलते हैं इसको. उसी तरीके से अगर ये लूज करने की जगह पर गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले तो 11 थी, अब 12 हो गई. ये प्लस है, ये माइनस है, तो इनका एडिशन कितना हो गया, -1. तो सोडियम के ऊपर आ गया -1 चार्ज. इस केस में इसको एनायन कहा जाता है. कैटायन क्या है, एनायन क्या है, एटम क्या है, समझ में आया. जो भी फॉर्मूले हमने देखे, ये यहां पर मैंने उनकी समरी बताई है. Z और किसको किसको क्या बोला है देखो जरा, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लो. Z यानी एटॉमिक नंबर, A यानी एटॉमिक मास नंबर, मास नंबर है. एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास में थोड़ा डिफरेंस रहता है. मास नंबर यानी न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो इनका मास थोड़ा अलग है. AME में 1.008 ऐसा कुछ है, मैं इतना याद नहीं मेरे को, तो और इसका कुछ 1.006 होगा. तो मास, एटॉमिक मास मतलब यानी एग्जैक्ट रहेगा वैल्यू, मतलब किसी के अंदर 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो मास नंबर तो 12 आएगा, लेकिन एटॉमिक मास कुछ 12.0204 ऐसा आएगा, क्योंकि ये ऐसा है ना. देखो एटॉमिक मास मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन. अब कार्बन के अंदर 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है. अब टोटल मास कितना हो गया, 6, नहीं 6 इंटू न्यूट्रॉन का मास मान लो ऐसा, हाँ, इनका एडिशन करो कुछ, मतलब एग्जैक्ट राउंड नंबर नहीं आएगा, होल नंबर नहीं आएगा, कुछ तो ऐसा 12.067 ऐसा. मतलब एटॉमिक मासेस कैसे रहते हैं, आगे डेसिमल में कुछ रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर यानी क्या रहता है, इनके नंबर का एडिशन, इसलिए वो हमेशा राउंड होल नंबर रहेंगे. थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अभी हम यहां पर मास नंबर की बात कर रहे हैं. एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो ये तो होल नंबर ही रहेगा. Q मतलब चार्ज, Np मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह वगैरह. फॉर्मूले क्या है, Nn मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन.
फॉर्मूले है, पहला फॉर्मूला Z इज इक्वल टू NP, मतलब एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, चार्ज इज नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z माइनस Q, जो कि हमने ऊपर देखा है ये कैसे आए, ये तीनों किसी भी स्पीसीज, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्पीसीज, स्पीसीज मतलब एटम हो सकता है, ये बायोलॉजी वाली स्पीसीज नहीं है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, मॉलिक्यूल को भी अप्लाई होता है, ऑल स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब एक्चुअली वस्तु, चीज, ठीक है, ये समझ में आया, क्लियर है ये?